इस वीडियो में हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि डब्ल्यूटीओ कैसे इस्टेब्लिश होता है, डब्ल्यूटीओ से पहले जो गैट बॉडी थी वो क्या थी, गैट को क्यों रिप्लेस किया गया डब्ल्यूटीओ के साथ, डब्ल्यूटीओ की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसी है, यानी डब्ल्यूटीओ कैसे काम करता है, क्या एम्स है, ऐसी वर्किंग कैसी होती है, डब्ल्यूटीओ को लेकर आने की क्या ज़रूरत थी। और इसके साथ हम वीडियो को एंड करेंगे कि डब्ल्यूटीओ के जो इम्पोर्टेंट राउंड्स हैं जिसको मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस राउंड्स कहते हैं, उनको सारे राउंड्स को हम इसी वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि डब्ल्यूटीओ क्या है। डब्ल्यूटीओ जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, दुनिया की एकमात्र ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशंस में ट्रेड्स होता है, यानी जो व्यापार होता है, जो भी नेशन में कोई चीज़ें खरीदी जाती है, बेची जाती है, उनको लेकर जो रूल्स बनाए जाते हैं, उनको लेकर जो रेगुलेशंस बनाई जाती है, वो काम करता है डब्ल्यूटीओ। सो डब्ल्यूटीओ ट्रेड्स को लेकर जो भी रूल्स बनते हैं बिटवीन नेशंस, उनको डील करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का यही मेन एक काम है। डब्ल्यूटीओ के अब 164 मेंबर्स हैं, इसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है और 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स हैं। ऑब्जर्वर गवर्नमेंट का मतलब जो फुल मेंबरशिप में नहीं है, जिसमें ईरान, इराक, भूटान, लिबिया जैसी कंट्रीज़ आ जाती है। सो डब्ल्यूटीओ एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम तैयार करना चाहता है ट्रेड के रिलेटेड, जिसमें वो चाहता है कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको कम से कम किया जाए। ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? ट्रेड बैरियर्स होते हैं जैसे किसी कंट्री ने कोई फॉरेन गुड्स उनकी कंट्री में आएगी, वो फॉरेन गुड्स पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं ताकि वो फॉरेन गुड्स जो है उनके डोमेस्टिक गुड्स के साथ compete ना कर सके, ताकि उनकी कंट्री के लोग डोमेस्टिक गुड्स ही ज़्यादा प्रेफर करें और उससे जो है उस कंट्री को ज़्यादा मुनाफा आएगा। क्योंकि जो फॉरेन गुड अगर लोग खरीदेंगे तो वो पैसा सारा बाहर चला जाएगा, इसलिए फॉरेन गुड्स पर टैरिफ जो है, टैक्स जो है ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। सो उसे कहते हैं कि उन पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। सो इस तरह से ये जो सिस्टम काम करता है ना, डब्ल्यूटीओ इसी सिस्टम को ठीक करना चाहता है। वो चाहता है कि ट्रेड में कुछ नियम्स होने चाहिए, कुछ ऐसे रूल्स होने चाहिए जो किसी भी कंट्री के लिए फेवरेबल नहीं होने चाहिए, उसमें किसी भी कंट्री का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होना चाहिए, किसी भी गुड्स पर जो है इस तरह हैवी टैक्स नहीं लगाने चाहिए। सो ये जो ऑपरेट करता है, ये ऑपरेट करता है अंडर द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, किसी कंट्री के लिए भी कोई रूल्स फेवर नहीं होने चाहिए, कोई एक कंट्री ऐसी पोजीशन पर होनी नहीं चाहिए, उसके गुड्स ऐसी पोजीशन पर नहीं होने चाहिए कि उनको जो है ज़्यादा बेनिफिट मिले। सभी कंट्रीज़ को जो है ट्रेड में मुनाफा मिलना चाहिए। डब्ल्यूटीओ इसी इशू को लेकर अभी तक काम कर रहा है। अब हम डब्ल्यूटीओ की हिस्ट्री समझते हैं। देखिए, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस आपको पता है 1944 में होती है और इसमें बेसिकली 3 इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए जाने की बात की जाती है। एक है आईएमएफ, दूसरा वर्ल्ड बैंक और तीसरा था इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक तो इस्टेब्लिश कर दिए जाते हैं 1947 पर, लेकिन जो आईटीओ है उसे इस्टेब्लिश नहीं किया जाता। तो हवाना में 1948 में कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट। इस कॉन्फ्रेंस में एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है और मतलब आईटीओ के चार्टर को तैयार करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है जिसे हवाना का चार्टर कहते हैं, हवाना चार्टर। लेकिन होता क्या है, 56 कंट्रीज़ में से 53 इसे रेटिफाई कर देते हैं, लेकिन जो बड़ी कंट्री थी जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस को लीड कर रही थी, यूएसए जैसी कंट्री, वो इसको रेटिफाई नहीं कर पाती। अब इसको रेटिफाई नहीं कर पाती तो इसका मतलब क्या हुआ कि आईटीओ कभी भी एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं पाता। यूएसए जैसी कंट्री अगर इसे रेटिफाई नहीं कर रही है तो इसकी एग्जिस्टेंस में आना भी पॉसिबल नहीं था। तो आईटीओ नहीं आ पाता, इसलिए फिर क्या कहा जाता है, फिर किया जाता है कि गैट को लेकर आते हैं। अब गैट क्या है? गैट 23 कंट्री साइन करती है, एक एग्रीमेंट है, जनेवा 1947 में इसको साइन किया जाता है और जनवरी 1 1948 में इसको एनफोर्स किया जाता है। ये एग्रीमेंट क्या है? इसको कहते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गैट जिसे कहते हैं। ये तब तक रहता है जब तक डब्ल्यूटीओ इस्टेब्लिश नहीं होता। 1995 में डब्ल्यूटीओ आता है और उससे पहले जो भी कोई मैकेनिज्म वर्क करता है वो इसी एग्रीमेंट के थ्रू चलता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। सो मतलब ट्रेड को लेकर जो रूल्स होंगे ना, वो इसी एग्रीमेंट में जो लिखे गए हैं वही फॉलो किए जाएंगे अब। लेकिन ये जो एग्रीमेंट है गैट का, ये एक टेम्परेरी मल्टीलेटरल एग्रीमेंट था, यानी एक टेम्परेरी मैकेनिज्म बना लिया कि चलो आईटीओ को तो हम नहीं लेकर आ सके, तो जब तक कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ जाती दुनिया में तब तक यही जो टेम्परेरी एग्रीमेंट है ट्रेड के रूल्स को वॉच करता रहेगा, चलता रहेगा। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है
कि गैट एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक एग्रीमेंट है। जैसे ITO था वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रही थी, लेकिन ये तो एक एग्रीमेंट है, टेम्परेरी एग्रीमेंट। इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ को मेंबर नहीं कहा जाता, उन्हें कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ कहा जाता है। ये चीज़ का आपने ध्यान में रखना है। लेकिन गैट फिर किस चीज़ को लेकर बनाया जाता है? गैट बनाया जाता है, देखो जो भी गुड्स के साथ रिलेटेड ट्रेड को लेकर रूल्स बनने ना, गुड्स कोई आइटम्स को लेकर जो रूल्स बनने हैं, जो भी आइटम बेची जाएंगी खरीदी जाएगी उनको लेकर जो रूल्स बनने हैं ना, वो गैट देखेगा। तो गैट क्या करेगा, उन पे जो टैरिफ लगाए जाते हैं, फालतू के टैक्स लगाए जाते हैं, उसको कम करने की कोशिश करेगा। लेकिन गैट में दो चीज़ें तो इंक्लूड नहीं की गई, एक एग्रीकल्चर को भी इंक्लूड नहीं किया गया, टेक्सटाइल को भी इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन एक तीसरी और चीज़ है जिसको गैट ने बिल्कुल फोकस नहीं किया, वो थी ट्रेड इन सर्विसेज। सर्विसेज को लेकर भी गैट ने फोकस नहीं किया, सिर्फ एक इशू पर यानी ट्रेड इन गुड्स पर ही गैट ने ज़्यादा फोकस किया है। सो गैट के कुछ इंपॉर्टेंट राउंड्स है, 8 राउंड्स गैट के होते हैं जब तक गैट जो है अस्तित्व में रहता है। तो ये उनकी लिस्ट रही, टेबल में आप देख सकते हैं कब कब ये राउंड हुए, कहाँ कहाँ हुए। तो इन सभी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि गैट के 8 राउंड्स हुए थे और इनमें से जो लास्ट राउंड हुआ था जिसे कहते हैं यूरुग्वे राउंड, जिनेवा में हुआ था और वो 1986 से 1994 चलता है। अब जो यूरुग्वे राउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है क्योंकि उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा डिसीजन ये लिया जाता है कि गैट को रिप्लेस करके WTO बनाया जाएगा। तो इसलिए ये जो राउंड है, लास्ट राउंड जिसमें 123 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, ये एक इम्पॉर्टेंट राउंड है जिसको आपने याद रखना है, ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं कि WTO फिर कैसे बनता है। WTO आता है जब मराकेश एग्रीमेंट होता है 1994 में यूरुग्वे राउंड में, तो तब WTO जो है बॉर्न होता है। 1 जनवरी 1995 को ये आता है और 128 कंट्रीज़ इसमें जो है इसकी मेंबरशिप लेती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि WTO क्यों बनाया गया, गैट को क्यों ख़त्म कर दिया गया, गैट को क्यों रिप्लेस करता है WTO। गैट में सबसे पहला मैंने बताया कि गैट कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, एक टेम्परेरी एग्रीमेंट था। तो इसमें इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की कमी थी, जो एक ज़रूरत थी कि कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो ट्रेड के रूल्स को सही तरह से वॉच कर सके। एग्रीमेंट अपने आप में क्या वॉच करेगा, सो इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। सो ट्रेड इन सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गैट में कवर ही नहीं किए गए थे। दूसरी चीज़ और इसमें एग्रीकल्चर टेक्सटाइल को कवर नहीं किया गया था। सो सर्विसेज को भी कवर नहीं किया गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी कवर नहीं किया गया, एग्रीकल्चर को भी कवर नहीं किया गया, टेक्सटाइल को भी कवर नहीं किया गया। मतलब कंट्रीज़ की जिन चीज़ों से इनकम बनती है उन सभी चीज़ों को कवर नहीं किया गया, सिर्फ गुड्स को ही कवर किया गया था। सो इसलिए गैट को रिप्लेस करना ज़रूरी था। और लास्ट एक और बात थी कि गैट में जो किसी कंट्रीज़ में ट्रेड को लेकर कोई डिस्प्यूट्स होती है ना, तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का जो मैकेनिज़्म था वो बहुत ही वीक था। इसलिए गैट को रिप्लेस किया जाता है WTO के साथ, ताकि एक स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट जो है, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, वो आ सके। अब हमने ये समझना है गैट और WTO में क्या डिफरेंसेस थे। तो जनरली क्या डिफरेंसेस थे, देखिए पहला डिफरेंस था कि जो गैट का एग्रीमेंट था वो अडहोक और प्रोविजनल था, टेम्परेरी टाइम के लिए था। लेकिन WTO अपने आप में एक परमानेंट बॉडी होगी, ठीक। गैट में जो मेंबर्स थे उसको हम कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ कहती थी, लेकिन WTO के जो मेंबर्स हैं उनको मेंबर्स कहते हैं क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं। गैट लेस पावरफुल थी, WTO को ज़्यादा पावर दी गई, उसको और भी ज़्यादा पावरफुल बनाया गया। सो गैट लेस पावरफुल थी, इसलिए उसका डिस्प्यूट सेटलमेंट का जो मैकेनिज़्म था, सिस्टम था, वो ज़्यादा फास्ट भी नहीं था और इतना सॉलिड भी नहीं था। लेकिन WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट का सिस्टम है वो काफ़ी फास्ट था और काफ़ी अच्छा भी है। और गैट में जो है रूल्स जो है ट्रेड के साथ सिर्फ गुड्स में देखेंगे आएंगे, लेकिन WTO में गुड्स को भी देखा जाएगा, सर्विसेज को भी देखा जाएगा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी देखा जाएगा। अब गैट में एक प्रोविज़न थी, गैट में ये प्रोविज़न थी कि जो गैट में एग्रीमेंट साइन किया है जिन कंट्रीज़ ने, अगर उन्हें लगता है कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं, कुछ ऐसी प्रोविज़न्स हैं जो उनके कंट्रीज़ में बनाए गए लॉ के साथ मेल नहीं खाती, तो वो उन एग्रीमेंट को, उन प्रोविज़न को छोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उनको वो एप्लीकेबल है, वो उनको एनफोर्स करना ही पड़ेगा। सो इसे ग्रैंडफादर राइट कहते थे। WTO ने ये चीज़ बिल्कुल परमिट नहीं की। देखो जिन कंट्रीज़ ने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया उनको अपने देश के जो लेजिस्लेशन है उनको भी बदलना पड़ सकता है। सो किसी तरह के भी ग्रैंडफादर राइट WTO में नहीं दिए गए। सो ये था गैट और WTO में डिफरेंस। अब हमने समझना है WTO किन फंडामेंटल प्रिंसिपल पर काम करता है,
मतलब अगर WTO को बनाया ही गया है तो इसका क्या काम है, ये कैसे काम करेगा, क्यों बनाया गया है। सबसे पहले है ये रेसिप्रोसिटी पर जो है पहरा देगा। उसका मतलब यह क्या है कि ट्रेड बैरियर्स जो होंगे वो म्यूचुअली लोअर होंगे। म्यूचुअली लोअर का मतलब है कि अगर एक कंट्री किसी अपने ट्रेड को लेकर टैरिफ कम करेगी, मतलब किसी फॉरेन गुड्स पर टैक्स जो थी पहले ज़्यादा लगाती है अब कम लगाएगी, तो वो एक कंट्री नहीं लगाएगी, सभी कंट्री को सेम करना पड़ेगा। सो किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। देन फिर ये मोस्ट फेवर्ड नेशन पर खास कर ध्यान देगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन के जो प्रिंसिपल होते हैं, जैसे कि किसी कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री को ज़्यादा फेवर करने लगती है, क्या फेवर करने लगती है, उनके गुड्स पर कम टैक्स लगाती है क्योंकि वो मोस्ट फेवर्ड नेशन की लिस्ट में शामिल है उसके लिए, लेकिन दूसरी कंट्री पर ज़्यादा टैक्स लगाएगी। तो WTO का ये भी एक प्रिंसिपल है। देखो कि ये मोस्ट फेवर्ड नेशन वाली जो चीज़ है ना, ये जो प्रिंसिपल है ये नहीं हो सकता। अब ये नहीं है कि एक नेशन के साथ ट्रेड अपने रूल्स जो हैं कुछ और रखें और दूसरे कंट्री के साथ कुछ और रखें, ये एक डिस्क्रिमिनेशन है ट्रेड में, आपको सभी को ये बंद करनी होगी। सो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो कंसेप्ट है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। देन आती है बात नेशनल ट्रीटमेंट की। नेशनल ट्रीटमेंट क्या है? नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब है आप फॉरेन गुड्स को अच्छा ट्रीट नहीं करते, अपने डोमेस्टिक गुड्स को बहुत अच्छा ट्रीट करते हो। तो ये पॉलिसी WTO कहता है बिल्कुल भी आप नहीं करोगे। डोमेस्टिक गुड्स को भी कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। ट्रेड के रूल्स फॉरेन गुड्स और डोमेस्टिक गुड्स के लिए आप एक ही रखोगे, आप जो है अलग नेशनल ट्रीटमेंट नहीं दोगे डोमेस्टिक गुड्स को। सो ये इस तरह WTO जो है काम करना शुरू करता है। अब WTO की स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कौन कौन सी बॉडीज़ है। सबसे हाईएस्ट लेवल पर आती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो इसकी मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसके नीचे काम करती है जनरल काउंसिल, और जनरल काउंसिल भी 2 लेवल पर काम करती है। यानी जनरल काउंसिल कभी कभी तो बन जाती है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी और कभी कभी बन जाती है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। यानी इसके 2 वर्किंग स्ट्रक्चर है। तो जब कोई डिस्प्यूट आती है उसको सेटल करना है तो वो भी जनरल काउंसिल करेगी, और जब किसी ट्रेड रिलेटेड पॉलिसी को रिव्यू करना है वो भी जनरल काउंसिल करेगी। लेकिन जनरल काउंसिल के नीचे फर्दर 3 काउंसिल और काम करती है। पहली आती है काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, देन आती है काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के साथ रिलेटेड काउंसिल, और तीसरी आती है वो काउंसिल जो सर्विसेज में देखती है। सो ये 3 काउंसिल जो है ये भी जनरल काउंसिल के नीचे काम करती है। अब हमने समझना है कि WTO में कौन से इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं। पहला एग्रीमेंट है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसे कहते हैं GATT 1994। जो GATT 1947 है उससे डिफरेंस है, ये WTO का ही एक एग्रीमेंट है और WTO का पार्ट है। ये वो GATT नहीं है जो 1947 में इस्टेब्लिश किया गया था, ये है GATT 1994। इसमें बेसिकली ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, जो भी WTO के मेंबर है सब पर ये बाइंडिंग होगी, और ये किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देती है, ट्रेड इन गुड्स पर लेकर जो है ज़्यादा ध्यान देती है। ये क्या एम रखना चाहती है, ये ट्रेड को लिबरलाइज करना चाहती है, फ्री ट्रेड की बात करती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स है उनको रिड्यूस किया जाए। टैरिफ बैरियर मैंने एक्सप्लेन किया क्या होते हैं। टैरिफ बैरियर होते हैं कोई फॉरेन गुड्स आपकी कंट्री में एंटर करती है, आप उस पर हैवी टैक्स लगा देते हो ताकि वो डोमेस्टिक गुड्स के साथ आपके डोमेस्टिक गुड के साथ compete ना कर सके, उसे कहते हैं टैरिफ बैरियर। और नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं कि आप डायरेक्टली उस गुड्स को कुछ नहीं करते, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाते फॉरेन गुड्स पर, रैदर आप जो डोमेस्टिक गुड्स हैं उनको ज़्यादा फेवर करने लगते हो, डोमेस्टिक बिजनेस है उनको ज़्यादा सपोर्ट करने लगते हो। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये है नॉन टैरिफ बैरियर। आप डायरेक्टली टैरिफ इंक्रीज़ नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने डोमेस्टिक मार्केट को, डोमेस्टिक गुड्स को या डोमेस्टिक बिजनेस को सपोर्ट करते हो ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस देकर, तो उसे नॉन टैरिफ बैरियर कहते हैं। और ये जो एग्रीमेंट था इसका काम यही था कि ये जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर है, बैरियर मतलब रुकावटें हैं ट्रेड में, इनको ख़त्म करना, इनको रिड्यूस करना। एक और एग्रीमेंट है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, AOA जिसे कहते हैं। और ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या करना चाहता है, ये करना चाहता है कि जो भी एग्रीकल्चरल मार्केट है वो भी फ्रीली अवेलेबल हो हर एक कंट्री के लिए। तो एक तो ओपन मार्केट हो एग्रीकल्चर के लिए, दूसरी चीज़ ये है कि सब्सिडीज़ जो लगाई जाती है, यानी
जो एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ दी जाती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। फॉर एग्जांपल इंडिया का कोई किसान है, अगर वो बाहर प्रोडक्ट अपने बेचना चाहता है, एग्रीकल्चर गुड्स को किसी दूसरी कंट्री में बेचना चाहता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको सब्सिडीज दे देगी ताकि वो आसानी से उसको बेच सके, उसको सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो WTO ये चाहता है कि ये जो सब्सिडीज़ वाला सपोर्ट गवर्नमेंट देती है एग्रीकल्चर गुड्स में, ये देना बंद कर दे। और इवन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में डोमेस्टिक मार्केट में जैसे MSP होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी दिया जाता है, और खाद को लेकर भी कोई सब्सिडीज़ दी जाती है, तो गवर्नमेंट ऐसी सब्सिडीज़ देना बंद करे या फिर कम करे। ये WTO एग्रीकल्चर ऑन जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है उसमें कहता है। देन आती है बात ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स की, ट्रिम्स जिसे कहते हैं। ये एग्रीमेंट किस चीज़ पर ध्यान देता है, ये देता है कि देखो, अगर कोई अब्रोड कंपनी आपके कंट्री में इन्वेस्टमेंट करनी आती है, तो आप ये नहीं है कि उसको कम फेवर करोगे और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा फेवर करोगे। तो ये इसी चीज़ का ध्यान रखता है कि एक बाहर से आई हुई कंपनी को भी एक फेवरेबल कंडीशन मिले, अच्छा माहौल मिले, और उसके साथ किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसलिए ताकि जो एग्रीमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो फ्रीली हो सके। तो ये फ्रीली इन्वेस्टमेंट हो सके बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन की, ट्रिम्स जो है उसको देखता है। देन है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, किन चीज़ों को लीगल रिकॉग्निशन देता है, उन चीज़ों को लीगल रिकॉग्निशन देता है, उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है जो जिनका इलीगल यूज़ ना हो सके किसी की क्रिएशन का। मतलब कि किसी ने कोई आइडिया डेवलप किया, किसी चीज़ को डिस्कवर किया, तो वो आइडिया अगर कोई चला लेगा तो वो भी उस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेगा। सो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, सो ये जो ट्रिप्स है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ऐसे राइट को प्रोटेक्ट करता है। इसमें पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, जोग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल सर्कट्स, डिज़ाइंस, ट्रेड सीक्रेट्स, इन सभी चीज़ों को कवर किया जाता है। नेक्स्ट एग्रीमेंट है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, इसे भी गैट्स कहते हैं। लेकिन जो पहले हमने गैट पढ़ा उसमें GATT है, क्योंकि उसमें ट्रेड इन गुड्स की बात की जा रही है। ये है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, इसमें सर्विसेज की बात की जा रही है, GATS कहते हैं। ये एग्रीमेंट बेसिकली क्या है, जो सर्विसेज को लेकर ट्रेड हो रहा है उसको लेकर किसी तरह के रूल्स बनाता है। तो इसमें यही चीज़ है कि एक तो ट्रेड रिलेटेड जो भी सर्विसेज रिलेटेड ट्रेड हो रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, और किसी भी नेशन को मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट ना मिले। देन आता है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज़्म। अब इसमें क्या होता है कि जो भी कंट्रीज़ ने अपनी ट्रेड पॉलिसीज़ बना रखी है उसको रिव्यू किया जाएगा पीरियोडिकली कि कौन सी कंट्री अपने ट्रेड को साथ किस तरह के रूल्स या रेगुलेशन लेकर आ रही है, कौन सी पॉलिसी लेकर आ रही है, उसको रिव्यू किया जाएगा। सो ये पीरियोडिकली रिव्यू होगा। और कैसे रिव्यू किया जाएगा, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी जो होगी TPRB, वो रिव्यू करती रहेगी, जो भी WTO के मेंबर्स की ट्रेड पॉलिसीज़ रहेगी उसको पीरियोडिकली रिव्यू करती रहेगी। देन हम बात करते हैं दोहा राउंड की। दोहा राउंड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड है WTO का। बाकी ये राउंड भी हम कवर करेंगे। सो ये जो राउंड है कब आता है, जो नवंबर 2001 में आता है। दोहा यानी कतार में इस राउंड को किया जाता है। WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है। तो ये जो 4th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी वो उसको ही दोहा राउंड कहा जाता है। इसका सेमी ऑफिशियल नेम दोहा डेवलपमेंट एजेंडा है। इसमें होता क्या है, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक एग्रीमेंट होने की बजाय रैदर एक डिसएग्रीमेंट होता है। किस चीज़ को डिसएग्रीमेंट होता है, एग्रीकल्चर को लेकर, नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स को लेकर, इंडस्ट्रियल टैरिफ को लेकर, सर्विसेज को लेकर या ट्रेड रेमेडीज़ को लेकर। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं ट्रेड रिलेटेड, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में एग्रीमेंट नहीं होता। सो एग्रीकल्चर के केस में क्या होता है कि मार्केट को और भी ज़्यादा ओपन बनाया जाए, एक्सपोर्ट जो सब्सिडीज़ गवर्नमेंट देती है वो मत दे, जो अपने फार्मर्स को MSP देती है, ऐसी चीज़ें जो डोमेस्टिक सपोर्ट देती है वो भी कम करे, उसको भी रिड्यूस करे। ये एग्रीकल्चर भी इसमें दोहा राउंड में जो है काफ़ी इशू रहता है। तो ये चर्चा चलती रहती है। तो इसमें क्या होता है कि जापान, US और यूरोपियन यूनियन नहीं मानते कि वो अपने फार्मर को जो है वो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो इसके इशू में जो है वो नहीं एग्रीमेंट करते। लेकिन इसके साथ इंडिया भी जुड़ जाता है। इंडिया क्या कहता है कि वो भी जो है अपने फार्मर को स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज़्म देगा, SSM देगा, यानी MSP अगर वो दे रहा है वो कंटिन्यू रखेगा। ये सारी चीज़ें वो भी ख़त्म नहीं करने वाला, क्योंकि उसे पता है कि अगर फॉरेन एग्रीकल्चर गुड्स इंडिया में आने शुरू हो गए
तो इंडिया के फार्मर्स की क्या हालत हो जाएगी हम सोच भी नहीं सकते। सो इसलिए उनको प्रोटेक्शन रखने की जो है ज़रूरत है। स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म इंडिया जो कहता है वो देगा। सो WTO में इंडिया का ये स्टैंड रहता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्री में बहुत सारे ट्रेड रिलेटेड इश्यूज़ हैं जिनको लेकर एग्रीमेंट नहीं होता, और दोहा राउंड में बहुत डिटेल में ऐसी चर्चा होती है। इसलिए दोहा राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई एग्रीमेंट कर लिया, इसलिए इंपॉर्टेंट है बहुत ओपनली और डिस्कशन हो गई है जो ट्रेड रिलेटेड इशू से, इसलिए दोहा राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो इश्यूज़ अगर किसी दिन इम्प्लीमेंट हो गए तो दुनिया में जिस तरह से ट्रेड होता आ रहा है, जहाँ हो रहा है, तो वो सारे मायने ही बदल जाएंगे। इसलिए दोहा राउंड इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब हम समझते हैं कि WTO के और कौन से राउंड है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस कब कब आती है। तो अब मैं इसमें सारी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस को कवर करने जा रहा हूँ। पहली है सिंगापुर में होती है जो 1996 में आती है। इसमें कुछ ट्रेड, फॉरेन, एग्रीकल्चर और फाइनेंस रिलेटेड जो मिनिस्टर्स हैं वो 120 कंट्री से पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ इशू को डिस्कशन में लेकर आते हैं, जैसे कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर, ट्रेड को और भी कैसे बढ़ाया जा सकता है, गवर्नमेंट जो भी चीज़ें लेती है या बेचती है उसको उसमें ट्रांसपेरेंसी किस तरह से रखी जाए, ट्रेड और कंपटीशन की बात करती है। ये जो सारे इशू डिस्कस किए जाते हैं ना, इसको एक नाम दिया जाता है सिंगापुर इश्यूज़ का। तो स्विट्ज़रलैंड में भी जेनेवा में सेकंड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है 1998 में। वहाँ पर फिर से कहा जाता है कि सिंगापुर इश्यूज़ ठीक है, पहली कॉन्फ्रेंस में हमने डिस्कस तो कर लिए, अब हम बात करते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसा किया जाए। तो इस कॉन्फ्रेंस में उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जाती है। देन MC3 यानी तीसरी कॉन्फ्रेंस होती है सीटल USA में 1999 में। तो यहाँ पर जो पुराना राउंड था जिसमें WTO को क्रिएट किया गया था, यूरुग्वे राउंड, उसको दोबारा से डिस्कस किया जाता है और एग्रीकल्चर और सर्विसेज को लेकर क्या क्या टर्म्स, कंडीशंस या रूल्स और रेगुलेशन हम कर सकते हैं उसको लेकर भी डिस्कशन की जाती है। फिर कुछ और मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है जैसे MC4, वो दोहा में होती है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जैसे दोहा राउंड कहते हैं। और देन फिर MC5 आती है, कैंकन मैक्सिको में होती है 2003 में। इसमें किस चीज़ की बात की जाती है कि देखिए जो पिछली कॉन्फ्रेंस में, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में 1996 में हमें दोहा राउंड पर डिस्कशन की थी, जिसे दोहा डेवलपमेंट एजेंडा भी कहा जाता है, उसकी प्रोग्रेस पर डिस्कशन होती है कि कैसे उसको आगे तोड़ा जाए, कैसे जो है उसमें जो डिस्कशन की जाए उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। देन फिर MC6 हांगकांग 2005 में, इसमें भी दोहा राउंड को लेकर फिर से डिस्कशन होती है और कहा जाता है कि जो डिस्कशंस हम इतने सालों से कर रहे हैं उसको किसी तरह से अब कंक्लूड किया जाए। तो इसमें एक और चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले स्विस फार्मूला अडॉप्ट किया जाता है। स्विस फार्मूला क्या है? WTO की एक स्विस डेलीगेशन होती है जो फार्मूला देती है कि जो नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स हैं उस पे जो टैरिफ्स लगाया जाता है उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के द्वारा में। तो वो एक फार्मूले के साथ आते हैं, उसको स्विस फार्मूला कहते हैं। तो इसकी अडॉप्शन जो है हांगकांग के राउंड में 2005 में की जाती है। देन MC7 जेनेवा स्विट्ज़रलैंड 2009 में होती है ये कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस में दोहा राउंड की इतनी डिस्कशन नहीं होती, लेकिन इसमें जो है कुछ ट्रेड रिलेटेड और कैसे आइडियाज़ को डेवलप किया जा सकता है उस पर फर्दर डिस्कशन होती है। और भी कॉन्फ्रेंसेस है जैसे कि MC8 जेनेवा स्विट्ज़रलैंड पर फिर से होती है 2011 में। इसमें WTO 3 नए मेंबर शामिल होते हैं, पहला मॉन्टेनीग्रो, देन रशियन फेडरेशन, देन फिर समोआ। तो ये तीनों WTO को ज्वाइन कर लेते हैं। इसमें दोबारा से दोहा राउंड पर एक डिस्कशन होती है कि कैसे दोहा राउंड में लिए गए जो डिस्कशन है, जो भी हमारे डायलॉग्स हुए थे, डिबेट्स, चर्चा हुए, उसको कैसे इफ़ेक्टिवली ऑपरेशनलाइज भी किया जाए, ठीक है, यानी उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको फर्दर जो है डिस्कशन चलती रहती है। देन बाली इंडोनेशिया पे 2013 में कॉन्फ्रेंस होती है। ये कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बाली पैकेज को इंट्रोड्यूस किया जाता है। बाली पैकेज क्या है WTO का? बाली पैकेज में ये कहा जाता है कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनमें ट्रेड को और भी ज़्यादा बूस्ट किया जाएगा, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनमें हायर फूड सिक्योरिटी की प्रोविजंस भी दी जाएगी, ट्रेड को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। और इसलिए बाली पैकेज की जो सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि जो दोहा राउंड के नेगोशिएशन से या दोहा राउंड की डिस्कशन से जो बातें सामने निकल के आई थी, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ ने या लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ ने अपने मुद्दे रखे थे, वो हम कह सकते हैं कि बाली पैकेज में एक्चुअली माने गए। तो बाली पैकेज एक तरह से कह सकते हैं कि दोहा राउंड को किसी तरह से धीरे धीरे इम्प्लीमेंट
करने की एक शुरुआत हो जाती है। देन फिर नैरोबी केनिया में 2015 में MC10 राउंड होता है और इसमें नैरोबी पैकेज को जो है अडॉप्ट किया जाता है। अब नैरोबी पैकेज किसके लिए लेकर आया जाता है? जो WTO के बहुत पुअरेस्ट मेंबर है, यानी जो भी पुअर कंट्रीज़ है उनके लिए लेकर आया जाता है। उसको जो है कि इन कंट्रीज़ को कुछ बेनिफिशियल कमिटमेंट्स दी जाती है WTO की ओर से कि इन मेंबर्स को हम जो है खास ध्यान रखेंगे। सो नैरोबी पैकेज इस चीज़ पे डिस्कस करता है। देन आता है MC11। तो ये अर्जेंटीना 2017 में होता है, ब्यूनस एयर में। यहाँ पर क्या डिस्कशन की जाती है? ई कॉमर्स को लेकर, फिशरीज सब्सिडीज़ को लेकर और कुछ और नेगोशिएशन की बात की जाती है। देन MC12 जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में 2021 में ये जो राउंड अभी होना है, हुआ नहीं है, तो इसको आप अपना करंट अफेयर भी मान लीजिए। 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस राउंड कब होगा? 30 नवंबर से शुरू होगा, 3 दिसंबर तक चलेगा जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। बेसिकली आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो एक्चुअली राउंड होना था, ये ओरिजिनली शेड्यूल तो किया गया था कि 8 से 11 जून तक चलेगा 2020 में। कहाँ चलेगा? कजाकिस्तान की कैपिटल में नूर सुल्तान में होगा, लेकिन कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शन की वजह से, पैंडेमिक की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया। लेकिन चाहे अब ये जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में होगा, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस को चेयर वही करेगा जिसकी बारी है। कजाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ ट्रेड एंड इंटीग्रेशन बाकियत सुल्तानोव जो है इसमें जो है चेयर करेंगे इस कॉन्फ्रेंस को। लेकिन चाहे वो ये कजाकिस्तान में हो भी नहीं रहा, फिर भी कजाकिस्तान ही इसे चेयर करेगा जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में जाकर। तो अब देखते हैं कि ये जो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड का राउंड होता है, ये WTO में कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजन या नेगोशिएशन लेकर आता है, ये तो अब टाइम ही बताएगा। तो उम्मीद करता हूँ इसमें WTO की बहुत सारी डिटेल्स के बारे में आपको पता लगा होगा, इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसकी वर्किंग के बारे में, इसके एग्रीमेंट्स के बारे में, इसके कॉन्फ्रेंसेस, इसके राउंड्स के बारे में और उन राउंड्स में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन के बारे में। दोहा राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर इश्यूज़ क्या है, नैरोबी पैकेज क्या है, बाली पैकेज क्या है, इन सभी चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से समझना है, दोबारा से रिवाइज़ करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो WTO के पूछे जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।